जय हिंद दोस्तों, जिनका भी अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना बाकी है वो सभी लोग इन टाइप के सवालों को ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बस डाटा बदल दे रहा है, बाकी सवाल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। 3 घन हैं यहाँ पर, उनको पिघला के एक नया घन यानी कि क्यूब बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन का, जो हमने नया घन बनाया हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर, जब भी एक शेप को दूसरे शेप में बदला जाता है या एक शेप से कई सारे शेप बनाए जाते हैं या कई सारे शेप को मिलाकर एक शेप बनाया जाता है, तो ऐसे केस में दोस्तों बनाने से पहले और बनाने के बाद जो वॉल्यूम होता है वो नहीं चेंज होता। सारी चीज़ें चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो हमें बस वॉल्यूम इक्वल करना है। ठोस एक बड़ा बनने से पहले, नया घन बनने से पहले और नया घन बनने के पहले का वॉल्यूम, दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ये बताइए, सबसे पहले हमारे पास घन है, तो घन का जो वॉल्यूम होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये कितना होता है? ए क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो पहले वाले घन का वॉल्यूम कितना होगा? 2 का क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर साइड 2 है। यहाँ पे दूसरे वाले घन का साइड 12 है, तो इसका हो जाएगा 12 का क्यूब, है ना, प्लस यहाँ पे फिर 16 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 16 का क्यूब। ये तीनों घन का टोटल वॉल्यूम हो गया, तीनों क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम हो गया। और इसी से एक नया घन बनाया जा रहा है, उस घन का भी वॉल्यूम लिख लेते हैं हम लोग। तो उस घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मान लीजिए ए क्यूब। सबसे पहले इसका हमें साइड निकालना पड़ेगा, यानी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। 2 का क्यूब 8, 12 का क्यूब भी आपको पता होगा, है ना। कितना होता है 12 का क्यूब? 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। और इसके बाद 16 का क्यूब 4096। 20 तक का क्यूब आपको याद होना ही चाहिए, है ना, तभी आप सवालों को जल्दी जल्दी लगा पाएंगे। तो ये हो गया अपना 2 का क्यूब 8, 12 का क्यूब 1728, ठीक है, 1728, और प्लस इसका हो जाएगा 4096, 16 का क्यूब इज इक्वल टू ये अपना ए क्यूब है। अब बड़े ध्यान से देखिए, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ लें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 8 16, 16 और 6 22, 22 का हो गया 2, हासिल 2 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और 9 11, 11 और 2 13, है ना। तो 13 का हो जाएगा 3, हासिल 1, 1 और 0 1, 1 प्लस 7 8 हो गया ये, और ये 4 1 5 हो जाएगा। तो ये 58 32 आ गया ए क्यूब की वैल्यू। यहाँ से ए की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? अब हम बड़े ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 2 किसके यूनिट डिजिट में आएगा, है ना, 2 किसके यूनिट डिजिट में आएगा। तो अगर देखें 16 का क्यूब तो 4096 होता है। अच्छा, अगर 17 का क्यूब हम लोग करें तो 17 का क्यूब, अच्छा 17 के क्यूब में तो आपका यूनिट डिजिट कोई इवन नंबर नहीं बनेगा, तो फिर 18 हो सकता है। 18 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 8 28 64 8 512, तो ये आपका 18 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 18 का क्यूब है। उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं भाई। यहाँ पे ये बताइए कि 20 का अगर क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब 8000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है। तो 8000 से वैल्यू कम ही है ये, 5832। इसका मतलब कि वैल्यू यहाँ पे 18 का क्यूब हो गई ये, और यहाँ पे ए क्यूब हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? हमारा 18 के बराबर हो गया। अब बोला गया है इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 × a², यानी 6 × साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 और साइड का स्क्वायर, मतलब कि 18 का स्क्वायर 324 होता है ना। ए की वैल्यू 18 आई है, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 चौके 24 बचा 2, 6 दूना 18, 18 और 2 1 सेकेंड, 6 चौके 24, 24 24 24, ठीक है, बचा 2, 6 दूना 12, 2 14 होगा ना, ठीक है, बचा 1, 6 3 18, 1 19 आ जाएगा। तो 1944 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है यहाँ पे। अच्छा, अगर 6 के रूल से देखें हम लोग तो 6 का मतलब कि यहाँ पर आपका 3 और 2 दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। अच्छा, तो ये भी आ रहा है ना, ये भी आ रहा है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पर ये तरीका है अपने पास, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा
पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है ये आपको सारी चीज़ें एक्स वाई की वैल्यू x पावर z इज इक्वल टू y पावर 2 है, तो z का निकटतम मान यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पावर वाले हैं साइडेसिंडाइटस वाले, तो यहाँ पर कैसे करेंगे बताइए। x की पावर z लिखना है हमें, तो x की वैल्यू ये है कि नहीं, x की वैल्यू ये है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी है 74 की पावर 0.45, ध्यान से देखते जाइएगा। और इसका पावर कितना है z, तो z रहने दीजिए, इज इक्वल टू y का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू ये है हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 74 का पावर। इस टाइप का सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए करवा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक ना। और इसका स्क्वायर है यहाँ पे। अब आप सभी जानते हैं कि पावर्स के बीच में अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ भी बेस आपका 74 है, यहाँ भी बेस आपका 74 है, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो दोनों पावर को इक्वल कर लीजिए। इधर का पावर कितना बनेगा 0.45 इंटू जेड, यही बनेगा, इज इक्वल टू इधर का पावर कितना बनेगा 0.12 इंटू 2, यही ना बनेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो पावर टोटल में बनेगा 0.12 इंटू 2, ये हो गया। अब यहाँ से z की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आप देखिए कि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट आप हटा सकते हैं, है कि नहीं। अब काटा पीटी कर लीजिए, देखिए 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 15 बार में। अब तो कटेगा नहीं तो z की वैल्यू बताइए यहाँ से कितनी हो जाएगी 8/15, ठीक है, 8/15। और ये समथिंग समथिंग आपका 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 0 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लियर है ये सवाल। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्काउंट का ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीम देता है अपने ग्राहकों को। पहला ये स्कीम है, दूसरा ये स्कीम है, तीसरा ये है, चौथा ये है। दुकानदार के लिए कौन सी स्कीम सबसे उपयुक्त होगी? दुकानदार के लिए सबसे सही उपयुक्त, है ना। तो दुकानदार के लिए अगर बोला जाए सबसे सही, तो दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद जो होता है वो सबसे कम डिस्काउंट वाला होता है, क्योंकि अगर दुकानदार जहाँ पे सबसे कम डिस्काउंट देगा वहीं पे उसका मुनाफा होगा, वहीं पे उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि ग्राहक के लिए कौन सा सही होगा, कौन सा छूट, तो जहाँ पे ग्राहक को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहीं पे ग्राहक के लिए सही होगा, यानी ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो अब आपको चूँकि यहाँ पे बोला गया है दुकानदार के लिए कौन सी बेस्ट है स्कीम, तो जहाँ पे डिस्काउंट सबसे कम होगा वही दुकानदार के लिए बेस्ट होगा। चलिए देखते हैं। अब आप जानते हैं कि 2 अगर डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला मान लीजिए A% का और दूसरा डिस्काउंट है B% का, तो इनका जो सक्सेसिव डिस्काउंट का ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट है वो कितना आता है? ये आता है दोस्तों A + B माइनस AB/100, माइनस AB/100, यही आता है। इससे आप लोग बड़े आराम से इसमें देख सकते हैं कि कौन सा सबसे कम डिस्काउंट होगा यहाँ पर, है ना। चलिए पूरा नहीं सॉल्व करना है आपको, क्योंकि वैल्यू बहुत दूर दूर दी गई हैं, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे अगर देखें 32% और 40% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका एक सिंगल डिस्काउंट निकालिए। पहले तो A + B करेंगे, यानी कि 32 और 40 कितना होगा 72% होगा। इस 72 से वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि माइनस इसमें समथिंग समथिंग करना पड़ेगा, है ना। 32 × 40 / 100 करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 72 से वैल्यू कम आएगी इसकी। फिर इसके बाद 1 खरीदे 5 मुफ्त पाएँ। अच्छा, इसका डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? फ्री वाले का कितना फ्री मिला है? 5 फ्री मिला है। टोटल कितने में से? तो टोटल आप देख लीजिए ग्राहक को कितना मिल रहा है, 1 ठो तो वो खरीद रहा है और 5 ठो उसको फ्री मिल गया, यानी कि टोटल उसको सामान 6 ठो मिला, / 6 हो जाएगा। तो 5/6 आ गया, और 5/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए तो ज़रा बताइए। 1/6 का 16 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 5/6 है, तो 16 पंचे 80% के आसपास आएगा, मतलब कि ये वैल्यू 80 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, 80 पॉइंट समथिंग होगा, 80 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये। चलिए अब इसमें अगर ये तो आपका सिंगल डिस्काउंट ही दिया है 48% का। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ 8% और 33% का 2 सिंगल डिस्काउंट, इसका एक सिंगल डिस्काउंट निकालिए, 2 सक्सेसिव का एक सिंगल, तो 32 और 8 कितना हो जाएगा 41% हो जाएगा। ये वैल्यू 41 से कम होगी,
41 से कम होगी। अब आप बड़े अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सबसे कम डिस्काउंट है। यहाँ 72% है, यहाँ 80% है, यहाँ 48% है और यहाँ 41% है। सबसे कम कौन सा डिस्काउंट है? ये वाला, है ना, यानी कि 41%। तो 41% सबसे कम डिस्काउंट है और जहाँ सबसे कम डिस्काउंट होगा वहाँ पे दुकानदार को फ़ायदा होगा, यानी डी ऑप्शन। अच्छा, डी मतलब कि इसमें देखिए आप, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि स्कीम नंबर डी। स्कीम नंबर डी जो है वो आपका दुकानदार के लिए सही हो जाएगा। यहीं पे अगर ग्राहक के लिए पूछता तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ग्राहक को कहाँ मिल रहा है? बी ऑप्शन में, क्योंकि 80% यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ग्राहक के लिए 80% वाला, यानी 1 खरीदे 5 मुफ्त पाएँ, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाता अगर ग्राहक के लिए बोलता तो। क्लियर है ना? आगे चलिए। वैसा ही एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिछले सवाल जैसा ही, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे देखिए 39 और 8 कितना हो जाएगा? 47% हो जाएगा। तो 47% से ये वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि AB/100 माइनस करना होता है, तो 47 से समथिंग थोड़ा सा कम आएगा। ठीक ना? इसमें भी दुकानदार के लिए बेस्ट स्कीम कौन सी है ये बताना है। अच्छा, 4 खरीदें 8 मुफ्त पाएँ, फ्री कितना मिल रहा है? 4 ठो मिल रहा है। तो डिस्काउंट यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाई टोटल 8 + 4 यानी कि 12 हो जाएगा। तो 1/3 आ गया, है ना। और 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है। 33.33% इसमें आपका डिस्काउंट मिलेगा। फिर इसके बाद 16% का सिंगल डिस्काउंट है यहाँ पे। अच्छा, 38 और ये आपका 34, ये 72 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना। 72 से मतलब कम ही होगा, 60 और 72 के बीच में वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो सबसे कम डिस्काउंट तो आपको यही दिख रहा है, 16% वाला, है ना। 16% वाला ये सिंगल डिस्काउंट वाला आपको सबसे कम दिख रहा है, यानी कि स्कीम नंबर सी। और स्कीम सी कहाँ है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, दुकानदार के लिए। और यहीं पे अगर ग्राहक के लिए बोलता तो ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको 72% वाला मिल रहा है ना। तो ये वाला आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। tan थीटा की वैल्यू 1 - p²/2p दिया है तथा थीटा एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, साइन थीटा का मान कितना होगा? बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। एक यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको tan दिया गया है। tan का मतलब क्या होता है? अगर ये एंगल थीटा है अपने पास, ये एंगल थीटा है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 1 - p² है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो 1 - p² परपेंडिकुलर है ना, ये वाली वैल्यू, और डिवाइड बाई आपका बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है? 2p यहाँ पर दिया गया है। आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि अगर एक वैल्यू 2p है और एक है 1 - p², तो अगला होगा यहाँ पे 1 + p², ये वाला 1 + p² हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो समझ गए होंगे कैसे क्या करना है इसमें। चाहे तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर हाइपोटेनस निकालना है तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आपके इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। तो बस ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी में आपको पूछा गया है क्या? साइन थीटा पूछा गया है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1 - p² है परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 1 + p² हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा था। और कहाँ है ये वाला? ये है ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए दोस्तों, मिक्सचर का ये रिप्लेसमेंट वाला सवाल है ना। रिप्लेसमेंट वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं है ना, प्योर दूध है। इसमें से 16 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। 16 लीटर दूध उसमें से निकाला गया और 16 लीटर ही पानी उसमें मिला दिया गया। ठीक है, यदि मिश्रण की समान मात्रा को फिर से पानी से बदल दिया जाए, मतलब ये क्रियाकलाप 2 बार हो रहा है। एक बार 16 लीटर दूध निकाल के 16 लीटर पानी डाला गया, फिर उसके बाद फिर से जो अब पानी और दूध का मिश्रण बना है उसमें से फिर से 16 लीटर पानी निकाल के 16 लीटर दूध निकाल के 16 लीटर पानी डाल दिया गया। तो मतलब चीज़ें 2 बार हो रही हैं, प्रक्रिया जो है 2 बार हो रहा है। बर्तन में बचा हुआ दूध ज्ञात कीजिए। अब बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम कहें कि आपके पास 80 लीटर दूध था पहले, है ना, ये आपका मिल्क है, 80 लीटर दूध था। फिर उसमें से 16 लीटर दूध निकाल लिया गया और 16 लीटर पानी मिला दिया गया। तो अब पानी मिलाने के बाद उसमें दूध की मात्रा कितनी बचेगी? ये मिल्क का पहले का है, अब मिल्क का बाद का देखिए। मिल्क कितना बचा यहाँ पे? 80 - 16, 80 - 16 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 64, है कि नहीं। अरे भाई, एक ये टैंक है, इसमें 80 लीटर पहले दूध था, इसमें से हमने क्या किया कि 16 लीटर निकाल दिया,
तो दूध 16 लीटर निकाले, तो अब दूध कितना बचा है इसमें, 64 लीटर बचा हुआ है कि नहीं, 64 लीटर बचा हुआ है। और हमने 16 लीटर पानी मिलाया है, वाटर मिलाया है 16 लीटर। तो जब 16 लीटर पानी मिला रहे हैं तो इसमें दूध तो अभी भी 64 ही है ना, ठीक है। तो अब बस रेशियो देख लीजिए कि कितना पानी इसमें या फिर शुरू और बाद में कितना दूध बच रहा है, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 16 पंचे 80 और 16 चौके 64, ये हो जाएगा। यानी कि दूध पहले 5 यूनिट था, अब 4 यूनिट बच रहा है। और ये प्रक्रिया एक बार अगर और करेंगे तो सेम चीज़ होगा, दूध जो है 5 से फिर 4 हो जाएगा, दूध जो है 5 से फिर 4 हो जाएगा। 2 बार करें तो 2 बार लिख लीजिए, 3 बार अगर प्रक्रिया की जा रही है तो 3 बार लिख लीजिए, 5 से 4, 4 बार किया जा रहा है तो 4 बार लिख लीजिए। इस तरीके से लिख लेना है। सक्सेसिव लगाइए, 5 पचम यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो गया। तो शुरू में आपका 25 लीटर दूध था या 25 यूनिट दूध था, अब दूध उसमें 16 यूनिट बचा हुआ है। तो इसमें बोला था पहले शुरुआत में कितना है, 80 लीटर दूध, तो 25 की वैल्यू कितनी है, शुरुआती दूध 80 लीटर। हमें बाद में निकालना है कि बर्तन में अब बचा हुआ दूध कितना है, तो 16 की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80/25 हो जाएगी, है ना। तो 80 डिवाइड बाई यहाँ पर 25 हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। हमें 16 की वैल्यू निकालनी है तो 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काटा पीटी करिए, 16 से 5 से काटेंगे 16 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो 16 16 ही 256, 256/5 हो जाएगा, है ना, 256/5 हो जाएगा। अच्छा 256 का डबल कर लीजिए, है ना, तो 512 हो जाएगा। 512 का मतलब 51.2 आ जाएगा। 51.2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत जगह देखा गया है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था, इस बार भी ये सवाल आ रहा है। तो इसको बड़े आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। पहले बेसिक से आपको समझा देते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद शॉर्टकट आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि पीयूष के पास 1407 रुपये हैं, वह इस धनराशि को अपने 2 बेटों मनोज और आनंद के बीच में विभाजित करता है और उन्हें अपने अपने हिस्से को 10% के वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। यह पाया जाता है कि मनोज के निवेश का मूल्य 16 वर्ष के बाद उतना ही होता है जितना आनंद के इन्वेस्टमेंट का राशि 17 वर्ष के बाद होता है। यानी कि मनोज का पैसा जितना 16 साल के बाद होगा उतना ही पैसा आनंद का 17 वर्ष के बाद हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले बेसिक से इसको समझते हैं। ये बताइए दोस्तों कि रेट कितना है दोनों का 10% है। 10% का मतलब 1/10, यानी 1 साल में वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी, है ना। मान लीजिए कि मनोज को यहाँ पर m पैसा मिलता है, मनोज का पैसा m हिस्सा है, ठीक है। इस m का ये बताइए कि 1 साल में कितना होगा, यहाँ पे 11/10 हो जाएगा 1 साल में, है ना। और मनोज का पैसा कितने साल तक लगा रहा है यहाँ पे, 16 साल तक। तो मनोज का पैसा 16 साल, पावर 16, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो टाइम ऊपर जाता है पावर में, है ना। ये हो गया। अब 16 साल के बाद मनोज का पैसा इतना हो गया और इतना ही पैसा आनंद का 17 साल के बाद होगा। तो आनंद का पैसा मान लीजिए A रुपये है, तो इसका पैसा 1 साल में कितना होगा, क्योंकि रेट दोनों के लिए उतना ही है, 10% ही है, तो इसका भी पैसा 11/10 ही होगा 1 साल में, और बोला गया है 17 साल के बाद, तो ये हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए 11/10 11/10 दोनों का बेस सेम है, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा का मतलब क्या हुआ कि ये 16 जो है उधर जाके घट जाएगा पावर 17 में से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे m/a यानी कि मनोज का पैसा डिवाइड बाई आनंद का पैसा डिवाइड बाई कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों। बेस सेम है तो बेस तो वही रहेगा, 11/10 ही रहेगा, और पावर में कितना हो जाएगा, इधर 17 है और ये नीचे जाके ऊपर जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर आपका 16 घट जाएगा। तो हमारे पास आ गया 11/10, ठीक है। कितना आ गया, 11/10 आ गया। तो अब देख सकते हैं कि मनोज का 11 यूनिट पैसा है और आनंद का यहाँ पे 10 यूनिट है। अब आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं, देखिएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं मनोज और आनंद के पैसे का रेशियो, है ना। कितना है, 11/10 है ना। तो अब इसको समझिए कैसे हुआ ये। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 1 साल में पैसा कितना हो जा रहा है, 10 से 1 बढ़ जा रहा है, तो एक ठो वैल्यू होगी 11 और एक ठो वैल्यू यही 10 होगा। अब 10 किसका होगा, 11 किसका होगा, ये समझना है हमें। देखिए दोस्तों, जिसका पैसा ज़्यादा टाइम के लिए लगा होगा उसका कम वाला होगा। तो यहाँ पे अगर देख पाएँ आनंद का पैसा 17 साल के लिए लगा है ना, आनंद का पैसा 17 साल के बाद उसका हो रहा है, तो आप आनंद को 10 रुपये देंगे, ठीक है। आनंद का हिस्सा कितना होगा, 10 यूनिट होगा। और जिसका पैसा कम वर्ष के लिए लगा होगा, जैसे मनोज का पैसा 16 वर्ष के लिए लगा है, तो उसको ज़्यादा रुपए आप देंगे। ज़्यादा रुपए का मतलब 11 रुपये देंगे, तो मनोज का पैसा यहाँ पर 11 यूनिट हो गया। बस यही था आपका,
ठीक है, यही था। अच्छा, अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये 16 वर्ष और ये 17 वर्ष गैप कितने का दिया है, 1 साल का, तो अगर 1 साल का दिया है तो पावर 1-1 रहने दीजिएगा। अगर 2 साल का गैप दिया है, मान लीजिए इसका 18 वर्ष होता, आनंद का पैसा 18 वर्ष होता, तो 16 वर्ष और 18 वर्ष 2 साल का अंतर, तो पावर यहाँ पर 2-2 कर देना होता है, यानी कि 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो जाता। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको टोटल पीयूष का पैसा कितना दिया है, 1407 रुपये, यानी कि इन दोनों का टोटल यानी 11 और 10 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1407 रुपये दिया गया है। ठीक है, 1407 रुपये दिया गया है। आपको क्या चाहिए, आपको पीयूष ने आनंद को कितनी धनराशि दी, यानी आनंद का पैसा निकालना है। तो आनंद का पैसा कितना है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी, और 10 से मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू, अच्छा 2 ठो है ना, ठीक है, कर लेते हैं। तो 21 से अगर हम लोग काट दें इसको, डायरेक्टली 21 से काट देते हैं, तो 21, ठीक है, या फिर 7 से काट लीजिए, मतलब एक बार 7 से, एक बार 3 से काट लेते हैं। 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14 और 7 एकम 7। फिर इसको 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, 670 आ गया। तो 10 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 67 आया, तो 10 की वैल्यू 670, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी इस सवाल में, वो सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। एक ये सवाल देखिएगा, पाइप एंड सिस्टर्न का, यानी कि नल और टंकी का। एक पाइप किसी टंकी को 14 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 63 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 तरीके हैं अपने पास। एक बहुत नॉर्मल सा तरीका है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, और एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे इस टाइप के सवाल को करने के लिए। मतलब कि ये पर्टिकुलर जो टाइप है कि भैया एक पाइप भर रहा है टंकी को, दूसरी खाली कर रहा है ना, खाली कर रहा है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1/3 भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो इसका डायरेक्ट तरीका भी है, बताएंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे। तो पाइप ए जो है वो 14 मिनट में भर सकता है टंकी को। पाइप बी जो है मान लीजिए खाली कर रहा है, तो 63 मिनट में खाली कर पा रहा है। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। अच्छा ये बताइए, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 7 इनमें कॉमन दिख रहा है ना, 7 इनमें कॉमन दिख रहा है। तो अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो 9 दूना 18, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो 126 आ गया यहाँ पे एलसीएम। 126 बटे 14, 126 बटे यहाँ पर 14 कर देंगे तो 9 बार जाएगा, इसका एफिशिएंसी 9 आ गया। 126 बटे 63 करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन बी जो है टंकी वो खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, है ना। अब दोनों मिलकर भर रहे हैं। देखिए कितना टंकी भरना है, टोटल 126 लीटर, टोटल काम इतना ही है। इसका 1/3 भाग भरना है, ये नहीं भरना है, इसका 1/3 भाग। 1/3 भाग का मतलब ये बटे 3, इतना ही टंकी भरना है अब। और 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे बताइए, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 में से 2, भाई ये 9 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 7 कर लेंगे हम लोग, बस इसी को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21 छक्के 126 हो जाएगा, तो मतलब 6 आ गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। अब पर्टिकुलर टाइप कैसे, एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा ये बताइए। भरने वाला 14 मिनट में भर रहा है, खाली करने वाला 63 मिनट में भर रहा है। और नीचे में आपको क्या लिखना है, अगर एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो डिफरेंस लिखेंगे, अगर दोनों भर रहे हैं तो प्लस करेंगे, या फिर दोनों अगर खाली कर रहे हैं तो भी प्लस करेंगे, है ना। एक 14 मिनट में भर रहा है, एक 63 मिनट में खाली कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं ये। तो 63 में से 14 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 49, ठीक है, 49 आ गया। लेकिन ये जो टाइम निकल कर आएगा, ये टाइम आपको पूरी टंकी को भरने में लगा है ना, ये टाइम जो है पूरी टंकी को भरने में लगा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 1/3 भाग भरना है, तो इसका 1/3 ले लेंगे, ठीक है। बस यहाँ से काट लीजिए, 7 से 2 बार में, 7 से 7 बार में, 7 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कि 3 दूना 6 आ गया। तो 6 मिनट यहाँ पर लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एज वाला है, एज भी है, रेशियो भी है, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, पी और क्यू की आयु का अनुपात 3-4 है। 6 साल बाद यह आयु का अनुपात 4 और 5 में बदल जाएगा। पी का वर्तमान आयु बताना है, ठीक है। तो वर्तमान आयु चलिए देखते हैं यहाँ पे। पी और क्यू का जो प्रेजेंट का एज है वो कितना है, 3 और 4 का है ना, कितना है, 3 और 4 का। बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, ये प्रेजेंट का एज है, ठीक ना। फिर कह रहा है 6 साल बाद
6 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ देखिए कितने साल का गैप है, प्रेजेंट से 6 साल बाद में कितने साल का अंतर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर सीधे सीधे 6 साल का ही अंतर है, तो 6 साल यहाँ भी और 6 साल यहाँ भी, दोनों का लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो बस ये P का है, ये Q का है, मतलब कि 6 साल में P का रेशियो 3 से 4 हो रहा है और 6 साल में ही Q का रेशियो 4 से 5 हो रहा है। अब सीधे सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। कैसे, इन दोनों का क्रॉस में, इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लीजिए। 4 चौके 16 माइनस 3 पचे 15, है ना। इतने यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इधर भी इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। अब देखिए नीचे अगर सेम है तो सीधे सीधे 4 और 5 का डिफरेंस ले लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो सेम वैल्यू है। लेकिन अगर नीचे वैल्यू अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके करेंगे, है ना। आएगा वैल्यू वही है, जैसे 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, तो 30 और यहाँ पे 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 के बराबर ही तो आएगा। ये डिफरेंस आया 1 की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें प्रेजेंट का एज चाहिए P का, तो P का प्रेजेंट का एज कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18 हो जाएगी। और यहीं पे अगर आप Q का वैल्यू पूछेंगे तो 1 की वैल्यू 6 तो 4 की वैल्यू 6 चौके 24 साल होगा, है ना। तो P का पूछा गया है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी टाइप के सवाल अभी ग्रुप डी में देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।